स्वागत है दोस्तों आपके अपने इस यूट्यूब चैनल क्लिनिकल पॉडकास्ट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्लड बैंक के ऊपर और हम लोग जानेंगे कि ब्लड बैंक एक्चुअली है क्या, उसके बारे में हर एक चीज़। ब्लड बैंक में ब्लड कहाँ से आता है, कैसे लोगों को ब्लड दिया जाता है ब्लड बैंक से, ब्लड बैंक में आप ब्लड डोनेट कैसे कर सकते हैं, उसमें स्टोर कैसे रह जाता है इतने दिनों तक, यानी 30 से 40 दिनों तक ब्लड स्टोर कैसे रह जाता है बॉडी के बाहर ब्लड बैंक के अंदर। ब्लड बैंक से आप ब्लड के कौन-कौन से कंपोनेंट ले सकते हैं, वहाँ पे कौन-कौन से कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं, या एक सिर्फ़ और सिर्फ़ होल ब्लड से अलग-अलग कंपोनेंट कैसे किए जाते हैं, इन सब चीज़ों को जानेंगे। इसमें जो जनरल सी बातें हैं उसको जानेंगे, यानी ब्लड बैंक के फंक्शंस को जानेंगे। पर उसके अंदर जो मैकेनिज़्म होता है, यानी ब्लड बैंक में जो भी मशीन्स वगैरह होते हैं, वो कैसे काम करता है, किस तरीके का मशीन होता है, उसको मैं कोशिश करूँगा कि एक बार ब्लड बैंक के अंदर जाऊँ और वो सारा जो प्रोसेस होता है ब्लड बैंक में ब्लड को रखने का, स्टोर करने का, जो भी मशीन्स यूज़ होते हैं उसमें, उन सब मशीन को जो है एक बार दिखा दूँ, ठीक है? तो इसमें हम लोग बात करेंगे जनरली ब्लड बैंक में जो ब्लड रखे जाते हैं और जो हम लोग डोनेट करते हैं या फिर ब्लड आता कहाँ से है ब्लड बैंक में, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ब्लड बैंक क्या है एक्चुअली। ब्लड बैंक हम किसे बोलेंगे, ठीक है? ब्लड बैंक क्या होता है? तो ब्लड बैंक को आप ऐसे समझिए कि आपके पास कोई एक बैंक है जिसमें आप अपना ही पैसा सेव करके रखते हैं फ्यूचर के यूज के लिए। कहते हैं हम लोग की सेविंग अकाउंट, राइट? बैंक में जाकर के हम लोग क्या कहते हैं कि हमें सेविंग अकाउंट खुलवाना है। तो उस बैंक में जाकर के हम क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी छोटे छोटे अमाउंट्स में पैसे होते हैं, उस पैसे पैसे को हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं उस सेविंग अकाउंट में, अपने सेविंग अकाउंट में उसको हम लोग इकट्ठा करते हैं। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ब्लड को, बॉडी में जो आपके ब्लड्स है, उस ब्लड को आप स्टोर करके ब्लड बैंक में रख सकते हैं इमरजेंसी नीड के लिए। अब ये ज़रूरी क्यों है ब्लड को स्टोर करना, मैं आपको बताता हूँ कि आपके बॉडी में अगर आप एक बार निकाल लेते हैं बॉडी से ब्लड, तो दोबारा बॉडी जो है ब्लड को बना पाता है, वो बना लेती है। तो एक बार मान लेते हैं आप निकाल दिए 300 ml, वो ब्लड बैंक में जाकर के स्टोर हो गया। फिर आपकी बॉडी क्या करेगी, उस 300 ml को फुलफिल करने के लिए वापस से रिजनरेट करके सारा ब्लड जो है बना लेता है। एक वीक के अंदर अंदर पूरी तरीके से आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो फिर क्या हो गया कि आपके शरीर में एक वीक के बाद ब्लड का कमी भी नहीं रह गया, और फिर एक यूनिट यानी 300 ml या फिर 400 ml, जितना भी आप चाहते हैं उतना आप जो है स्टोर करके भी रख ले कि इन केस इमरजेंसी में किसी भी पर्सन को नीड पड़ता है, या तो आपके रिलेटिव हो या कोई भी, भगवान ना करे कि ऐसी ज़रूरतें लोगों को हो, ब्लड लेने की ज़रूरत पड़े, पर आजकल समय का कुछ ठीक नहीं है। तो अच्छे-अच्छे लोग भी जो है इन सब चीज़ों से सफ़र करने लग जाते हैं कई बार। तो उस केस के लिए आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि ब्लड बैंक क्या होता है एक्चुअली। तो ब्लड बैंक में आप जो है अपना उसको जो है ब्लड को सेव करके रख सकते हैं। ब्लड बैंक को आप ऐसे कह सकते हैं कि वो एक लेबोरेटरी है या फिर एक यूनिट है, एक जगह है जहाँ पे बैंक में ब्लड कलेक्शन किया जाता है, ब्लड को स्टोर किया जाता है, उसका स्क्रीनिंग होता है, इन्फेक्शन चेक किया जाता है, ये कह सकते हैं। और उसके बाद अगर कभी किसी पर्सन को नीड पड़ता है तो उसको इश्यू भी किया जाता है, उसको दिया जाता है, राइट? तो ये होते हैं ब्लड बैंक के फंक्शंस, ठीक है? अब ब्लड बैंक के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों जो है ब्लड बैंक बना, क्यों बनाया गया? तो वो इमरजेंसी कंडीशन में कई बार क्या होता है कि जो रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं, वो ब्लड ग्रुप आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, और मान लेते हैं कि इमरजेंसी का कंडीशन आ गया, आपने अपने रिलेटिव में, आस पड़ोस के लोगों से, फ्रेंड से, जितने भी आपके जानने वाले लोग थे, आपने सबसे पूछा और किसी के पास वो ब्लड ग्रुप नहीं मिला जो आपको चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में ब्लड बैंक के हेल्प से उस ब्लड को ले सकते हैं। वो ब्लड स्टोर होता है। तो जो रेयर से रेयर ब्लड ग्रुप होता है उसको स्टोर करने का काम करती है ब्लड ग्रुप, ताकि इमरजेंसी में जो है आपको मिल सके। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो रेयर ब्लड ग्रुप है वो वहाँ स्टोर रहे ताकि इमरजेंसी कंडीशन में लोगों को दिए जा सके। उसके बाद वो सेफ ब्लड प्रोवाइड करे। पहले के समय में क्या होता था कि ब्लड को डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाता था एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। उस केस में क्या होता था कि इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत अधिक होते थे। तो अब क्या होता है कि ब्लड को कलेक्ट करने के बाद उसकी स्क्रीनिंग होती है, सारी जाँच होती है, उसमें चेक किया जाता है कि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। जब इन्फेक्शन नहीं होता है तो उसी ब्लड को वो स्टोर करके रखते हैं, देन जिस भी पर्सन को नीड पड़ता है उसको देते हैं। तो इस तरीके का कंडीशन होता है।
उसके बाद क्या करते हैं कि स्टोर तो करते ही हैं, उसके बाद इमरजेंसी कंडीशन में रेयर ब्लड ग्रुप प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स है, वो सेफ ब्लड जो है प्रोवाइड करवाते हैं, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स है। अब फंक्शन क्या हो जाते हैं ब्लड बैंक के, जो एक ब्लड बैंक है उसका फंक्शन क्या क्या हो सकता है, यानी वो क्या क्या काम करेगा, राइट। तो उसका फंक्शन सबसे पहले होता है कि ब्लड कलेक्ट करना। ब्लड कलेक्ट करते हैं वो अलग अलग लोगों से, जो लोग अपने इच्छा से डोनेट करना चाहते हैं, या फिर रिप्लेसमेंट डोनर। वो डोनर कितने प्रकार के होते हैं वो भी मैं अभी बताऊंगा धीरे धीरे। तो मैं अभी बता रहा था कि जो ब्लड बैंक है उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो ब्लड बैंक के फंक्शंस होते हैं ब्लड कलेक्ट करना, ब्लड का ग्रुपिंग करना। मान लेते कोई पर्सन आया जिसको ग्रुप नहीं पता, आपको पता ही है कि ब्लड के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, 4 ग्रुप के ब्लड होते हैं जनरली, ए बी, बी और ओ, ठीक है। तो इस ब्लड का जो है वो ग्रुपिंग करके रखते हैं, और जब आप ब्लड बैंक में जाएंगे तो आपको रेफ्रिजरेटर मिलेगा, जिस रेफ्रिजरेटर में अलग अलग, जो आपके ड्रॉअर कह सकते हैं, उसमें अलग अलग ग्रुप के जो है ब्लड रखे होते हैं, राइट। तो वहाँ पे ब्लड की ग्रुपिंग होती है। उसके बाद फिर उसकी स्क्रीनिंग होती है, तब से बता रहा था। स्क्रीनिंग सिर्फ इसलिए कि उसमें ये देखते हैं कि किसी भी प्रकार का जो ब्लड उन्होंने कलेक्ट किया है, जो ब्लड ब्लड बैंक में कलेक्ट हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, राइट। उसके बाद उसके कंपोनेंट सेपरेट किए जाते हैं। मैं स्टार्टिंग में इंट्रो में आपको बताया कि ब्लड जो होते हैं उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो इन सब चीज़ों को सेपरेट किया जाता है। पहले क्या होता था कि जो ब्लड चढ़ता था, किसी भी पर्सन को नीड होता था, तो उसको होल ब्लड दे दिया जाता था। यानी जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जब ट्रांसफर होता था तो होल ब्लड का ट्रांसफर होता था। लेकिन अब एडवांसमेंट जो हुआ है टेक्नोलॉजी में, उसके कारण क्या संभव हो पाया है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा ही चाहिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा ही मिलेगा वहां से, ब्लड बैंक से। अगर आप ये भी चाह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट्स डोनेट करें, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा डोनेट करें या आरबीसी डोनेट करें, तो सिर्फ यही डोनेशन भी होता है, आपको होल ब्लड डोनेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर वो स्टोर तो करते ही हैं, ब्लड बैंक ब्लड को स्टोर करते हैं, फिर वो दूसरे को प्रोवाइड भी करते हैं, जिसको कहते हैं ब्लड इश्यू भी करते हैं वो, राइट। अब समझ लेते हैं जो ब्लड बैंक में ब्लड आते कहाँ से है। इतने देर से हम लोग ब्लड बैंक में ब्लड 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 कर रहे हैं, तो अब ये समझ लेते हैं कि ब्लड बैंक के पास ब्लड आता कहाँ से, उसमें कहाँ से आते हैं ब्लड्स जो लोगों को वो दे पाता है इमरजेंसी कंडीशन में। तो ब्लड डोनर होते हैं, राइट। और ब्लड डोनर के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। अलग अलग टाइप्स क्या कह ले कि जैसे एक होता है वॉलेंट्री डोनर, दूसरा होता है रिप्लेसमेंट डोनर, और तीसरा होता है प्रोफेशनल डोनर, राइट। हालांकि प्रोफेशनल डोनर इलीगल है, वो बैन है हमारे इंडिया में भी, पर वो क्यों बैन है वो चीज मैं अभी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं वॉलेंट्री डोनर को। वॉलेंट्री डोनर यानी जो अपने इच्छा से डोनेट करना चाहते हो ब्लड को, राइट। मान लेते हैं मेरा मन है और मेरी वो क्राइटेरिया फुलफिल हो पाती है जो एक डोनर के लिए चाहिए डोनेट करने के लिए, तो अगर वो क्राइटेरिया मैं फुलफिल कर पाता हूँ तो मैं जा करके जो है डोनेट कर सकता हूँ अपनी इच्छा से, और डोनेट करना भी चाहिए, राइट। ब्लड अगर आप डोनेट नहीं करते और सब लोग अगर ब्लड बैंक से ब्लड लेंगे ही, फिर अगर कोई डोनेट नहीं करेंगे, तो ऐसे में फिर ब्लड बैंक होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप इमरजेंसी कंडीशन में जाएंगे और वो ब्लड मिलेगा ही नहीं, तो फिर दिक्कत की बात है, यानी फिर कोई फंक्शन नहीं रह जाएगा, कोई काम नहीं रह जाता ब्लड बैंक का। तो आप, हम और हमारे जैसे लोग ही उसमें डोनेट करते हैं, तो उसमें हमें हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमें ब्लड मिल पाता है समय पे, ठीक है। तो हम लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए, मुझे भी मौका मिलता है तो मैं करता हूँ, और अब तक आई थिंक 3 बार मैं डोनेट किया हूँ। पर मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कभी किसी पर्सन को नीड है तो उस कंडीशन के लिए मैं तैयार रहूँ कि हाँ मैं उस पर्सन को डोनेट कर रहा हूँ, राइट। तो मैं बता रहा था वॉलेंट्री डोनर जो अपने इच्छा से डोनेट करते हैं। आप गए और आपका मन हुआ कि नहीं हम डोनेट करना चाहते हैं, तो आप जाकर के ब्लड बैंक के पास जाके संपर्क किए, कंटेक्ट किए, और वहां से फिर आप अपना ब्लड डोनेट करते, तो वो होता है वॉलेंट्री। दूसरा होता है रिप्लेसमेंट डोनर। रिप्लेसमेंट डोनर में क्या होता है कि जैसे किसी पर्सन को नीड पड़ा और फिर आपको ले जाते हैं कि भाई डोनेट कर दो ब्लड अपना, मतलब मुझे ब्लड चाहिए तो आप डोनेट कर दो, फिर हमें ब्लड ब्लड बैंक से ब्लड मिल जाएगा, ठीक है। तो वो होता है रिप्लेसमेंट डोनर। यानी आपने अपना ब्लड दिया और उसके बदले जो आपको जरूरत था, जिस भी ग्रुप का जो भी कंपोनेंट नीड था, वो आपने ब्लड बैंक से ले लिया, तो वो हो गया रिप्लेसमेंट डोनर। ये ज्यादातर रिलेटिव फ्रेंड सर्कल से होता है, राइट। तीसरा होता है प्रोफेशनल डोनर, जो मैंने आपको बताया, जो पैसों के लिए डोनेट करते हैं, यानी अपना ब्लड बेचते हैं। वो हालांकि इलीगल है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए,
तो वो होते हैं प्रोफेशनल डोनर, राइट। वो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे बैन है। मान लेते हैं इस 2 डोनर में से किसी एक प्रकार के आप डोनर हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपने जो है डोनेट किया, तो जो डोनेट होता है ब्लड वो जाता है ब्लड बैंक के अंदर, जहाँ पे स्क्रीनिंग होगा, टेस्टिंग होती है। तो उस टेस्ट में HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस, ठीक है, मलेरिया, इस तरीके की डिजीज अगर होते हैं तो उस डोनर को जो है डेफरल माना जाता है, परमानेंट डेफरल, यानी उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है कि आप जो है ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे और आपका ब्लड नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि ये जो सारे डिजीज है जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस, मलेरिया और मेलिग्नेंसी यानी कैंसर वाली जो चीज है, वो क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है ब्लड के थ्रू। तो अगर किसी पर्सन को इस तरीके का कोई डिजीज है और वो ब्लड डोनेट करता है और यही ब्लड अगर किसी दूसरे पर्सन को चढ़ा दिया जाता है, तो उस केस में डोनर को जो डिजीज था वो डिजीज रिसिपिएंट को हो सकता है, जिसने रिसीव किया है ब्लड, जिसको वो ब्लड दिया गया है उस पर्सन को भी ये हो सकता है, राइट। उसके बाद एक होता है नॉर्मल, जो जिसको टेम्परेरी डेफरल बोलते हैं। टेम्परेरी डेफरल का मतलब जो अगर आपको कोई कॉमन सा बुखार है, इसके बाद फिर आप प्रेग्नेंट है, एनीमिया है, जो कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा, तो फिर आपको वहाँ पे बोल दिया जाता है कि आप कुछ दिन के बाद वापस आए और आप डोनेट कर सकते हैं, जब आपकी ये जो समस्या है, जो अभी दिक्कत हो रहा है आपके साथ, वो खत्म हो जाएगा। अब जब आप जाएंगे तो ये सारी चीजें होती है, एक तो परमानेंट डेफरल, उसका टेम्परेरी डेफरल बता दिया। परमानेंट को जिस जो ऐसी बीमारी को कैरी करता हो जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है, और जो टेम्परेरी होता है जैसे बुखार हो गया, एनीमिया हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, जो तत्काल वो ब्लड डोनेट नहीं करते हैं, कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं टेम्परेरी डेफरल, राइट। उसके बाद फिर आपके पास होता है कि अब जब जाएंगे तो क्राइटेरिया भी पूरा होना चाहिए, ऐसे डोनेट नहीं कर सकते, कोई भी पर्सन डोनेट नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, डोनर क्राइटेरिया बोलते हैं, राइट। तो उस डोनर क्राइटेरिया में क्या होता है, सबसे पहले आपका एज 18 से लेकर के 60 साल के बीच का, यानी 18 टू 60 ईयर ओल्ड होने चाहिए आप, राइट। उसके बाद फिर आपका जो बॉडी वेट है वो 45 केजी से 50 केजी के बीच का, मतलब बीच का नहीं, यानी 45 केजी से ज्यादा का होना चाहिए, राइट। उसके बाद हीमोग्लोबिन आपका 12.5 या फिर उससे अधिक होना चाहिए पर ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। उसके बाद आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल होने चाहिए, बीपी नॉर्मल होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे एक जो है डोनर होने के नाते, राइट। अगर ये कंडीशन, आप ये क्राइटेरिया आप फुलफिल कर पाते हैं, तभी आपके बॉडी से ब्लड निकाला जाता है। उसके बाद इनसाइड ब्लड बैंक क्या होगा, अब जैसे आपने सारा जो है प्रोसेस कंप्लीट कर लिया और आपके ब्लड ले लिए गए, तो फिर उसको स्टोर किया जाता है ब्लड बैंक में। अब स्टोर करने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट होता है ब्लड बैंक के अंदर, उस इक्विपमेंट पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि ब्लड को स्टोर कैसे करते हैं, राइट। तो ब्लड को ब्लड बैंक के अंदर लो टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे भी लो टेम्परेचर पे ब्लड को स्टोर किया जाता है ब्लड बैंक के अंदर, और उसके लिए अलग अलग जो है रेफ्रिजरेटर लगे होते हैं ब्लड बैंक, राइट। तो जो आपका होल ब्लड है उसको जो है स्टोर किया जाता है, उसका जो टेम्परेचर होता है स्टोर करने का वो 2 to 6 डिग्री सेल्सियस होता है, और जब हम उसको 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं तो उसको ब्लड बैंक में हम 35 डेज तक रख सकते हैं, यानी 35 डेज तक वो खराब नहीं होगा, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपायर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद होता है एक पैक्ड आरबीसी, जैसे बोला कि रेड ब्लड सेल का जो अलग से कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है, तो उसको भी 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, और वो क्या है कि 42 डेज तक स्टोर रह सकता है, वो खराब नहीं होगा, उसका एक्सपायरी 42 डेज के बाद होगा, 42, ठीक है, 42 दिन के बाद। उसके बाद होता है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को 20 से 24 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, उस यानी 20 से लेकर के 24 यानी 20 to 24 डिग्री के बीच में टेम्परेचर पे हम स्टोर करके रखते हैं, और जिसका लाइफ होता है 5 डेज, 5 to 7 डेज मान के चलते हैं। तो वो 7 डेज के बाद वो खराब हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं फिर डिस्कार्ड कर देते हैं। उसके बाद होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। प्लाज्मा को हम लोग फ्रोजन के फॉर्म में जो है स्टोर करके रखते हैं, यानी बर्फ की तरह स्टोर करके रखते हैं, जिसका टेम्परेचर होता है स्टोर करने के लिए -30 टू -80 डिग्री, यानी इस 30 से लेकर के 80, -30 से -80 के बीच में उसको स्टोर करके रखते हैं, और इस टेम्परेचर की वजह से उसका लाइफ स्पैन बढ़ के हो जाता है 1 साल, यानी उसको हम लोग पूरे 1 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं ब्लड बैंक के। अब ये नॉर्मल ऐसा नहीं है कि
जो है आप डायरेक्ट ब्लड निकालें और उसको जो है स्टोर करके रख लेंगे, नहीं। उसमें बहुत सारी ऐसी जो है एंटीकोगुलेंट्स वगैरह या फिर जो प्रिजर्वेटिव्स वगैरह मिलाए जाते हैं। ऑलरेडी ब्लड बैग्स में वो फिल होता है जब ब्लड निकालते हैं, तो देखोगे आप कि उसमें एक ब्लड बैग लेकर के आता है जिस बैग में वो ब्लड निकालते हैं। तो उसमें एंटीकोगुलेंट हो गया या फिर प्रिजर्वेटिव्स जो ब्लड को बचा के रखने का काम करेगा। अच्छा, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि आपने देखा होगा कि जो आप मार्केट से पैक्ड जो मटेरियल होता है वो अगर लेके आते हो, जैसे मान लेते हैं एक कोई किसी प्रकार का आप चिप्स लेकर के आए या कुरकुरे जैसा पैकेट लेकर के आते हो, तो उसमें क्या होता है कि जब तक गैस बना रहता है तब तक बहुत अच्छा मटेरियल होता है, उसका आप 10 दिन रख दो, 20 दिन रख दो, खराब नहीं होगा जब तक उसका एक्सपायरी डेट नहीं है, राइट। लेकिन जैसे आप उस उसको फाड़ देते हो और जब उसकी गैस बाहर आ जाती है, तो उसके बाद आप 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन बाद देखोगे तो वो खराब हो जाता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब तक वो पैक्ड रहता है तो उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया होता है, ठीक है? तो जब तक प्रिजर्वेटिव उस पैकेट से बाहर नहीं आएगा तब तक वो सेफ रहेगा, लेकिन जैसे आप फाड़ देते हो प्रिजर्वेटिव बाहर आ जाता है, उसमें जो गैस भरे होते हैं वो बाहर आ जाता है, फिर वो खराब। इसी तरीके से ब्लड बैग के अंदर भी प्रिजर्वेटिव्स वगैरह मिलाए जाते हैं ताकि ब्लड खराब ना हो। पर फिर भी इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स वगैरह या फिर जो आपका एंटीकोगुलेंट्स वगैरह मिलाने के बाद भी हमें स्टोर करके रखना होता है किस पे? लो टेम्परेचर पे, और जो टेम्परेचर मैंने अभी आपको बताया है। अब जो फ्रोजन प्लाज्मा होता है, जो बर्फ बन चुका होता है, अब मान लेते हैं कि अगर 1 साल में कभी नीड पड़ा तो कैसे यूज़ करेंगे उसको? बर्फ के फॉर्म में तो यूज़ करेंगे नहीं, बॉडी में तो जाएगा नहीं। तो फिर उसको करते हैं थ्रोम्बिंग, ठीक है? थ्रोम्बिंग करते हैं, यानी उसको हम पिघलाते हैं वाटर में। 4 डिग्री सेल्सियस यानी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको थ्रोम्बिंग करते हैं, उसको पिघलाते हैं एंड देन उसको हम लोग यूज़ करते हैं, राइट? तो ये हो गया आपके स्टोर करने के जो टेम्परेचर है वो, और जो कब तक स्टोर कर सकते हैं, कितने दिन तक वो सेफ रहेगा वो प्रोसेस, ठीक है? उसके बाद होता है जो इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं ब्लड बैंक के अंदर, कि इतने कम टेम्परेचर पे इतने दिनों के लिए जो हम ब्लड स्टोर करके रखते हैं, तो उसमें इक्विपमेंट क्या-क्या यूज़ होता होगा, राइट? तो जो सबसे पहला इक्विपमेंट यूज़ होता है आपका, वो होता है ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर। ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है कि वो जो रोज का काम वगैरह होता है उस ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर में जनरली स्टोर होता है। मान लेते हैं किसी ने मेरे को फोन करके बताया, फिर ब्लड बैंक के रिसेप्शनिस्ट को ये बताते हैं कि कुछ देर में हमें इस ब्लड रिक्वायरमेंट है, वो हमें चाहिए होगा। तो फिर वो क्या करेंगे, उस ब्लड को ढूंढ करके जो ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर होता है, जो रोज के लिए यूज होता है, यानी डेली का वर्क के लिए जो यूज होता है, उसमें वो स्टोर करके रखते हैं, तत्काल चीज। या फिर आप ये कह सकते हैं जो रीएजेंट्स वगैरह यूज होता है ब्लड बैंक के अंदर, उस सब चीज को स्टोर करने के लिए रखते हैं ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर, जो कॉमन रेफ्रिजरेटर। उसके बाद फिर सेंट्रीफ्यूगल मशीन, जो भी रेफ्रिजरेटेड, अब ब्लड जो भी मशीन यूज होते हैं वो सारे रेफ्रिजरेटेड होते हैं। तो एक होता है सेंट्रीफ्यूगल मशीन, वो भी यूज होता है ब्लड बैंक के अंदर। जो क्या करता है, एक ना मतलब जो आप होल ब्लड डोनेट करते हैं, तो उसमें से अगर ब्लड बैंक में मान लेते हैं किसी भी पार्टिकुलर कंपोनेंट्स का कमी है, और मतलब जैसे होता है ना कि उतना चाहिए, तो मान लेते उसमें अगर नहीं है तो वो होल ब्लड से उस कंपोनेंट को निकालेंगे। जैसे कि आपका प्लाज्मा हो गया, उसके बाद फिर जो है प्लेटलेट्स हुआ है, उसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन से जो है स्टोर करके वो रखते हैं, राइट? उस मशीन से वो सेपरेट करते हैं उसको और फिर स्टोर करते हैं, राइट? इसके बाद होता है आपका प्लेटलेट एजिटेटर। प्लेटलेट एजिटेटर, जैसे आप होल ब्लड से जो है प्लेटलेट अलग कर लिया गया, तो फिर उसको स्टोर करने के लिए एक अलग से जो है प्लेटलेट्स एजिटेटर आता है, वो भी रेफ्रिजरेटेड होता है, राइट? मतलब ब्लड बैंक में जो भी इक्विपमेंट्स यूज होगा, जो भी, तो सारे रेफ्रिजरेटेड होते हैं। तो वो भी क्या होगा कि जैसे उस पर डालेंगे तो एक एजिटेटर जैसा, मतलब जो होता है आपका प्लेटलेट्स उसमें पैक करके डाल दिए बैग में, उसके बाद उस मशीन को जैसे उसके दरवाजे को बंद करेंगे तो ऐसे ऐसे एजिटेट होगा। वो क्या करता है कि जो प्लेटलेट्स है उसको पूरे बैग में उसका जो कंसंट्रेशन है थ्रू आउट सेम रखने के लिए इस तरीके का एजिटेट होता रहता है मशीन, राइट? ये चीज। उसका होता है डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर का क्या काम है कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा तैयार करता है। वो जो प्लाज्मा है उसको रख देते हैं उसमें, और वो फिर बर्फ की तरह जो है पैक्ड हो जाता है, पूरा एकदम से जम जाता है, उसको फ्रोजन कह सकते हैं वो, ठीक है? तो ये सारे, उसके बाद क्रायोबाथ्स। क्रायोबाथ्स में मैं बताया कि जब पिघलाना होता है, थ्रोमिंग करना होता है, तो उसमें थ्रोमिंग करते हैं इसको, जो आपका फ्रोजन प्लाज्मा होता है उसको जो है थ्रोमिंग करते हैं जब यूज में लाना होता है, राइट? एक ये होता है। अब ये सारी चीजें ब्लड बैंक की के अंदर की चीजें थी, ठीक है? अब आपको इतना सब कुछ जानने के बाद तो ये भी जानना है कि अगर आप ब्लड डोनेट करने के लिए जाते हैं तो फिर वहां पे क्या क्या प्रोसेस होता होगा, कुछ है ना? तो ऐसा कुछ प्रोसीजर नहीं होता है, बहुत नॉर्मल सा प्रोसीजर होता है। जैसे आप जाएंगे रिसेप्शनिस्ट पे, आपने ये बताना है कि हमें ब्लड डोनेट करना है और मैं एक वॉलेंटियर डोनर के रूप में आपके यहाँ आया हूँ, ठीक है?
तो फिर आपकी जो है काउंसलिंग होंगे, आपके काउंसलिंग में जो है आपसे पूछे जाएंगे कुछ सवाल, जैसे आपका नाम क्या है, एज क्या है, आपने इससे पहले कभी डोनेट किया है या नहीं किया है। दोबारा डोनेट करने के लिए जो टाइम पीरियड होता है 3 महीना, 3 मंथ्स के बाद आप दोबारा से डोनेट कर सकते हैं, राइट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती है, आप वॉलंटरी है या रिप्लेसमेंट डोनर है सर। दूसरा, उसके बाद फिर आपको फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा, जो फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड में, ये फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। अब उसमें आपके जो है सो पूरा फुल एड्रेस होगा, एज होगा, आधार नंबर पूछा जाएगा, मेडिकल हिस्ट्री ली जाएगी उसमें कि आपको पहले से कोई डिजीज है नहीं है, किसी मेडिसिन पे तो नहीं है आप कुछ लंबे समय से, ठीक है। ये सारी बातें उसमें पूछी जाती है, जो आपको फिल करके देना है। जब आप उसको फिल कर देते हैं तो फिर आता है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन का प्रोसेस। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है जनरली, तो फिर आपका जो है वेट चेक किया जाएगा। मैं बता रहा था स्टार्टिंग में कि कुछ क्राइटेरिया होता है एक डोनर के लिए, है ना। आप अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आपका कुछ क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। उस क्राइटेरिया को मेजर करने के लिए वो लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या कर सकते हैं, आपका वेट देखेंगे कि आपका वेट 45 यानी 45 kg से अबव है या नहीं है, ठीक है। बीपी नॉर्मल है या नहीं है, टेम्परेचर बॉडी का जो है नॉर्मल नहीं है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके पल्स नॉर्मल है नहीं है। उसके बाद एचबी हीमोग्लोबिन देखते हैं कि 12.5 से ज़्यादा है या नहीं है। अगर इसमें से कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो कम रहेंगे तो आपको बोल दिया जाएगा कि आप कुछ दिन बाद दोबारा से आकर के ट्राई कर सकते हैं, राइट। तो ये हो जाता है आपके टेम्परेरी डेफरल, है ना। मैं पहले बताया था डेफरल नाम का कुछ टर्म यूज किया जाता है ब्लड बैंक में, तो वो हो गया आपका टेम्परेरी डेफरल। एक होता है परमानेंट जिसमें डिजीज पाया जाए, तो वो भी इन्फेक्शियस जो ट्रांसमिट हो सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं परमानेंट डेफरल यानी डिस्क्वालीफाइड, वो कभी डोनेट नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ब्लड कलेक्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ब्लड कलेक्टिंग में क्या होता है, आपको एक बेड पे लेटाया जाएगा, लेट करके आप ब्लड डोनेट करेंगे और उसके बाद आपके ब्लड बैग में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस बैग को हम लोग कॉच बोलते हैं और उस पर लेटाएंगे। उसके बाद फिर जो भी प्रोसेस वगैरह होता है ब्लड निकालने का, वो आपका ब्लड, उस ब्लड को जो है आपके एक बैग में स्टोर किया जाता है। उस बैग में ऑलरेडी एंटी कोगुलेंट वगैरह होता है, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह मिलाए होते हैं, ठीक है। जैसे वो ब्लड में बैग में ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग अलग वाइल में ब्लड निकाल के रखेंगे और उसमें जो है जो भी स्क्रीनिंग वगैरह करना होता है वो करेंगे। दूसरा सवाल हो सकता है कि आपके मन में ये उठ रहा हो कि क्या डायरेक्ट ब्लड डोनेट करके यानी जो भी पेशेंट है उसको अगर नीड है तो वो दे सकते हैं ब्लड बैंक से, यानी आप ब्लड बैंक में निकलवा लिए और आप चाहते हैं कि तुरंत उस ब्लड को जो है हम अपने पेशेंट को दे दें, तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसमें कुछ डिजीज वगैरह ना हो आपके ब्लड में। पूरा स्क्रीनिंग करने के बाद आपके ब्लड को कम से कम 24 घंटे या 24 से 72 घंटे रखे जाते हैं, पूरा जो स्क्रीनिंग होता है उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए। उसके बाद ही आपके ब्लड को दूसरे को दिया जाता है। तो आप जब ब्लड डोनेट करेंगे तो आपका ब्लड रख लिया जाएगा और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आपको वो ब्लड दे दिया जाएगा बैंक से जो आपको नीड है, जो पहले से रखे होते हैं। उसके बाद जब आप वॉलंटरी डोनर के तौर पे डोनेट करते हैं तो आपको कार्ड भी दिया जाता है, राइट। कार्ड दिया जाता है कि अगर आपको 6 मंथ के अंदर या फिर 1 ईयर के अंदर कभी नीड पड़ता है तो जितना ब्लड आपने डोनेट किया उतना आप वापिस से ले सकते हैं जब आपको नीड पड़ता है, राइट। तो ये हो गया आपके कार्ड्स के सिस्टम्स। अब बहुत सारी जगहों पे ऐसे सिस्टम्स है कि आपका नंबर लिया जाएगा और आपके ब्लड कहाँ यूज हो रहे हैं, किस पर्सन को दिया जा रहा है, वो कितना रिकवर किया है, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको इमोशनल जो है सपोर्ट मिलता है कि आपने किसी को जो है किसी की जिंदगी को सेव किया है, राइट। तो ये भी चीज है। अब उसके बाद ब्लड बैंक का जरूरत क्यों पड़ा, तो पता ही है आपको कि नीड है, नेसेसरी है, यानी इमरजेंसी कंडीशन में वो ब्लड प्रोवाइड कर पाता है। उसके बाद फिर ये भी ध्यान में रखते हैं कि जो आप ब्लड एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है जो भी ब्लड है वो किसी न किसी पर्सन से ही लिया गया होगा ब्लड बैंक के अंदर जो स्टोर है, राइट। तो वो ब्लड बैंक ये भी ध्यान में रखते हैं कि एक पर्सन का ब्लड जब दूसरे पर्सन में जाता है तो उसके साथ साथ किसी भी प्रकार का कोई डिजीज भी ना जाए उस पर्सन, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी कंडीशन में फुलफिल करवाता है। तीसरी बात कि वो आर्टिफिशियल सब्सटीट्यूट नहीं है ब्लड का, तो उसको कलेक्ट करके एक जगह पे रखना और एक जगह से जो है इमरजेंसी नीड को पूरा करना, इसके लिए भी ब्लड बैंक बहुत ज्यादा जरूरी। अब जैसे अगर आप डोनेट करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है, तो सबसे पहले आपकी जो हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका फ्री हेल्थ चेकअप हो जाएगा। जैसे आप डोनेट करने के लिए जाएंगे तो जो स्क्रीनिंग होता है ना उस समय में आपसे सारे डिटेल लिए जाते हैं। अगर इन केस आपके ब्लड में किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन निकलता है तो आपको बता दिया जाएगा कि आपके ब्लड में इस तरीके का इन्फेक्शन है, आप जा करके डॉक्टर से मिल सकते हैं, आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं
कि आपका फ्री हेल्थ चेकअप हो रहा है, दूसरा हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं, तीसरा आप बहुत लाइट और फ्रेश फील करते हैं जब आप डोनेट करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च है जिसमें डोनर से पूछा गया डोनेट करने के बाद कि कैसा फील कर रहे हैं आप, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब यह है कि वो फ्रेश फील कर रहे हैं, मतलब एक हैप्पीनेस होता है ना, वो खत्म हो गया उनके ऊपर से, है ना, वो एकदम फ्रेश और बढ़िया फील कर रहे हैं। तो ये आपके बेनिफिट्स है। और जो चौथा है इमोशनल, जो आपको मोटिवेशन मिलता है कि आपने किसी की ज़िंदगी को सेव किया है एक ब्लड डोनेट करके, तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप मेडिकल फील्ड में ना होते हुए भी किसी पर्सन की ज़िंदगी को सेव कर रहे हो, उसके लाइफ को बचा रहे हो, तो वो सबसे बड़ी बात है। ठीक है? अब डोनेट करने के बाद क्या नहीं करना चाहिए? तो जस्ट आफ्टर डोनेशन आप हैवी एक्सरसाइज वगैरह ना करें, जितना हो सकता है उतना रेस्ट करें, अल्कोहल ना लें, अल्कोहल वगैरह अगर आप लेते हैं तो अल्कोहल ना लें, उसके मतलब 24 घंटे तक एटलीस्ट अवॉइड करें। उसके बाद फिर आप जितना भी लिक्विड वाला प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे जूस हो गया, इस तरीके की चीज़ों को ले सकते हैं। वाटर जितना ज़्यादा आप पी सकते हैं उतना ज़्यादा वाटर लें, पानी लें। ठीक है, तो इसका आप ख्याल रखिए और आप कंप्लीट रिकवर हो जाते हैं 24 से 48 घंटे में, बढ़िया रिकवर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पूरा कंप्लीट रिकवरी की बात करें तो 1 वीक लग जाता है। 1 वीक के बाद आपको बिल्कुल कभी एहसास भी नहीं होगा कि आपने 1 वीक पहले वाली 1 वीक बिफोर आपने ब्लड डोनेट किया था। तो ये मतलब बहुत वो चीज़ नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों के मन में ये होता है कि हम लोग ब्लड अगर डोनेट कर देते हैं तो खुद ही कमज़ोर हो जाएँगे, ये हो जाएगा, इस तरीके की चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको कभी मौका मिलता है तो आप ब्लड डोनेट कीजिए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एक और मिथ्या है कि ये जो कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके मन में ये भी चलता रहता है कि कभी टेस्ट के लिए जो आपका ब्लड कलेक्ट होता है, कि आपका जैसे मान लेते हैं सीबीसी हो गया नॉर्मल टेस्ट, या फिर ब्लड में किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट डॉक्टर लिखते हैं, तो इन केस कई बार जो है सो ब्लड कलेक्ट किए जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि इसी ब्लड को जो है कलेक्ट कर करके एक जगह रखते हैं और फिर उसको बेचते हैं। ऐसा नहीं है, इस तरीके का कोई सिचुएशन नहीं होता है। अब मान लेते हैं कि 5 एमएल आपसे ब्लड लिए हैं और उसको टेस्ट करने में, अगर आप मैनुअली टेस्ट करते हैं ना ब्लड को, तो 2 से 3 रिपोर्ट टेस्ट करने में कम से कम आपके 3 से 4 एमएल ब्लड चले जाते हैं, ऐसा है ना? अब तो मशीन आ गया, खैर बहुत कम जो है ब्लड से बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स आ जाते हैं, पर पहले जब मैनुअली होता था तो ऐसा होता था। तो ऐसा नहीं है कि अलग-अलग पर्सन से 5-5 एमएल ब्लड लेकर के उसको कलेक्ट करते हैं, देन उसको बेचते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये सब मतलब कहने की बातें, ऐसा रियली में नहीं होता है। आप भी सोचो ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, राइट? 5-5 एमएल कलेक्ट करना और उसका स्क्रीनिंग करना, फिर उसको कलेक्ट करके एक बैग में रखना एंड देन ब्लड बैंक में, नॉट पॉसिबल, राइट? तो इस तरीके का चीज़ नहीं होता है, ठीक है? जो चीज़ होता है वो होता है कि आप डोनेट करते हैं, कोई पर्सन डोनेट करता है, अपने इच्छा से डोनेट करता है, रिप्लेसमेंट करवाता है, तो वहीं से ब्लड जो है डोनेट होता है। तो कई बार आपने सुना होगा कि ब्लड डोनेशन का कैंप लग रहा है, वहाँ पे जाकर के जो है लोग डोनेट कर रहे हैं, तो वही ब्लड वगैरह ब्लड बैंक में होता है। और कहीं भी अगर ब्लड है तो इसी प्रकार का ब्लड वहाँ पे कलेक्ट करके रखा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़े-थोड़े जो पैथोलॉजी टेस्ट के लिए जो ब्लड कलेक्ट किया जाता है उसको रखा जाता है, ठीक है? तो ऐसी चीज़ों से आप जो है सो थोड़ा-सा बच के रहें कि मतलब ऐसा-ऐसा कुछ सीन होता है। दूसरी बात, आप जितना हो सके इतना डोनेट करें, ठीक है? तो ये थी आज के टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स जो हमें बताना था। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है इसी चैनल पे, वो कुछ बढ़िया टॉपिक आएगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक हेल्थ केयर वर्कर कह सकते हैं, या फिर जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं या मेडिकल के फील्ड में काम करने वाले लोग कैसे काम करते हैं एक्चुअली अपने प्रोफेशनल लाइफ में, कैसे होते हैं, कैसे उससे काम करना होता है, पेशेंट से कैसे डील करते हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं उसकी पूरे लाइफ में, क्या-क्या जो है सो डे टू डे लाइफ में वो क्या-क्या चीज़ डील करते हैं, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।